नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत क्या बनाता है? जाहिर सी बात है, रिश्ते। अगर रिश्ते अच्छे हों तो ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत लगती है। ज़िंदगी जीने का मन करता है, खाने पीने का मन करता है, घूमने का मन करता है। लेकिन आज के समय में देखें तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो कच्चे धागे जैसे हैं, जल्दी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमारे पास रोना धोना आ जाता है। तो हम अपने रिश्तों को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? रिश्तों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं मैडम पूनम शर्मा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मैम, रिश्ते हमारी ज़िंदगी को जो खूबसूरत बनाते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो उसे सबसे पहले माँ बाप का प्यार मिलता है और कहते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तभी से ही रिश्तों को महसूस करने लगता है। बिल्कुल। और सारी उम्र हमें रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो रिश्तों में बहुत तनाव है। सिर्फ मैं यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के रिश्तों की बात नहीं करूँगी। माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी में सबसे पहले तो एक जनरल क्वेश्चन कि रिश्तों में इतना तनाव आ क्यों गया? क्योंकि जैसे आपने कहा कि रिश्ते जो हैं वो कच्चे धागे की तरह होते हैं। रिश्ते अब कच्चे धागे की तरह नहीं हुए, रिश्ते शुरू से ही कच्चे धागे की तरह थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि पहले हम रिपेयर का ऑप्शन यूज़ करते थे। कुछ फट गया है तो उसे सी लो, उसमें बटन लगा दो, उस पर पैच लगा दो। रिश्तों में ये करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को आप कपड़ों की तरह ना यूज़ करें कि क्योंकि मार्केट में इतना अवेलेबल है, क्योंकि इतना ऑप्शन है, तो ये काम नहीं कर रहा तो जल्दी से दूसरा ले आओ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि हम रिपेयर का ऑप्शन भूल गए हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, माँ बाप भाई बहन या बाकी रिश्तेदारों के साथ हैं। क्योंकि जहाँ पे लोग मिलते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे झगड़े, मनमुटाव, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपने पूरी नहीं की, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मैंने पूरी नहीं की, तो वो जो झगड़े मनमुटाव है ना, ये तो नॉर्मल है लाइफ के अंदर। लेकिन पहले हम माफ़ करके फिर से उन रिश्तों में हम रिपेयर उसको करके हम उनको फिर से खूबसूरत बना लेते थे। लेकिन अब लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, एक तो बदले की भावना हम रखते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अब तुम मेरे घर ही मत आओ क्योंकि तुम मेरे वेल विशर नहीं हो। तो हम उसे सुख दुख में नहीं बुलाते, हम उसे शादी ब्याह में नहीं बुलाते, तो बस वो रिश्ते फिर ठंडे होके ख़त्म हो जाते हैं। जी मैम, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है किसी रिश्ते में कि मैंने 100% दिया, सामने वाले ने क्यों नहीं दिया? ये डिपेंड करता है रिलेशन टू रिलेशन कि किस रिश्ते में आपने 100% दिया। अब अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, ओवरबोर्ड जाके कर रहे हैं, यानी आप नहीं कह रहे हैं कि मैं अपना कुछ सेक्रीफाइस करके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करूं, लेकिन मैं करे जा रही हूं, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें मेरी कहीं नीड है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें ओवर दे के मैं अपने कंट्रोल में रखूं। लेकिन तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो तुम करते या ना करते, वो चॉइस तुम्हारी थी, मैंने मांगा नहीं था। अब करते करते वो सेकंड पर्सन तो सामने में इतना इंटरेस्टेड है नहीं, तो वो थोड़ा बहुत करता है जितना वो कर सकता है। तो ये कई बार देने वालों की गलती होती है। अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते, पर कई बार जो ओवर करते हैं, ओवर केयर, बिना मांगे किसी को देना, सैक्रिफाइस करना, और फिर उस सैक्रिफाइस के बदले में एक्सपेक्ट करना कि ये मेरे लिए उतना नहीं कर रहा जितना मैंने इसके लिए किया। जी मैम, आजकल एक टर्म बहुत प्रचलित हो रही है, टॉक्सिक रिलेशन। पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशन कौन से होते हैं? अच्छा सवाल है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है? जिसके अंदर की कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो सारे कंट्रोल्स हर तरह से अपने हाथ में रखता है ताकि दूसरा पर्सन उसके बगैर लाइफ में जी ना सके। तो पहले वो उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। वो पेरेंट्स बच्चों को बना सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स को बना सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बना सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, कोई भी कर सकता है। एक दूसरे को अपने ऊपर किसी को डिपेंड करवाना, इतना कंट्रोल अपने पास रखना, दूसरे का कॉन्फिडेंस गिरा देना कि तुम तो मेरे बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो वो पर्सन अब इतना
अपाहिज हो जाता है, इतना लाचार हो जाता है कि वो उसी रिश्ते पे डिपेंड करता है। अब ना वो उसे छोड़ सकता है और उसमें रहता है तो उसमें वो परेशान रहता है। ये टॉक्सिक रिलेशन होता है। कैसे फिर छुटकारा पाए इस रिलेशन से? हर व्यक्ति को ये देखना है कि जब दो एडल्ट या दो हेल्दी लोग एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बेस्ट रिलेशनशिप होती है। हेल्दी जब मैं कह रही हूँ तो फिजिकली हेल्दी की बात नहीं कर रही, यानी कि आप दोनों एक हील्ड मेंटालिटी से वो कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो और दोनों किसी को कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं, है ना, कि मेरे पास ये देने को है, तुम्हारे पास मुझे ये देने, मतलब वो समय है, इसमें हम पैसे की बात भी नहीं कर रहे। जो भी है वो म्यूचुअली अंडरस्टूड है कि जैसे मैं इतना ही समय दे सकता हूँ या मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ या कमिटमेंट नहीं दे सकता। ऑनेस्टी है, क्लैरिटी है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन किसके लिए कितना कर सकता है। तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है। लेकिन अगर किसी ने किसी को बोल दिया, प्रॉमिसेस कर दिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं शादी करूँगा, उसने शादी नहीं की, या बच्चे ने माँ बाप का सारा धन ले लिया, जो भी उनकी पूरी एज की सेविंग थी, जो भी आज तक की थी, सारा धन ले लिया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा। फिर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ हम देखते हैं कि माँ बाप बिल्कुल मोहताज हैं कि उनको रिश्तेदार उनका खाना भी अरेंज करें, जबकि वो सब कुछ था उनके पास, तो वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो इस तरह की ये अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, टॉक्सिक कह लो, अनहेल्दी कह लो। ये चाहे हस्बैंड वाइफ में ले लो, चाहे ये जैसे होता है ना, लेडी कहती है मैंने अपना सारा गोल्ड तब तुम्हें दे दिया, ठीक है, अब आज मुझे तुमसे अपनी पॉकेट मनी लेने के लिए भी बेग करना पड़ता है, और फिर वो कहता है ये तो मेरा पैसा है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। तो ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है। मैम लास्ट टाइम जब हमने बात की तो एक रील हमने डाली थी जो बहुत वायरल भी हुई, जिसमें आपने कहा था कि प्यार जो है वो केयर है। अगर केयर और रिस्पेक्ट है तभी वो रिलेशन अच्छा माना जाता है। अगर लोगों ने इतना पसंद किया, लोगों ने इतने कमेंट्स किए, एक दूसरे को फॉरवर्ड किया, तो इट मीन्स कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, केयर नहीं है। कई बोलते हैं, कई बोलकर जाहिर नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल कि रिश्ते बनते हैं, बड़ी जल्दी बनते हैं, आई लव यू भी बड़ी जल्दी कह दिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे, जब पहले स्टार्टिंग में कोई रिश्ता बनता है बहुत ही प्यारा लगता है, घंटों बातें करना, उसके बाद धीरे धीरे उसमें एक्साइटमेंट, चार्म, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की केयर वो कम होती जाती है और शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए कौन कसूरवार है? इसके लिए दोनों ही कसूरवार हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, ये ट्रांजैक्शन बन गए हैं। सबसे पहले मान लो एक लड़का लड़की एक रिश्ते में आते हैं, प्रेम में आते हैं, लड़की को लगता है कि उसे कोई प्रेम करता है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि लड़का उसे बताता है वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। हर व्यक्ति ये सुनना चाहता है कि वो कितना अच्छा है, कितना किसी के लिए किसी को उसकी ज़रूरत है, हर कोई ये बात सुनना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जब तक वो लड़का बताता है तभी तक उसके अंदर वो खूबसूरती की फीलिंग रहती है। ये फीलिंग उसको अंदर से खुद नहीं आती कि मैं खुद इम्पॉर्टेंट हूँ, कोई मुझे कहे ना कहे मैं खुद खूबसूरत हूँ और मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर हैं। इसमें मैं जो खूबसूरती है वो सिर्फ फिजिकल खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ। हर तरह से जो आपकी क्वालिटीज़ हैं जो कि ब्यूटीफुल हैं, डिस्पाइट आपके चेहरे पे दाग हैं, आपका रंग कैसा है, हाइट कैसी, इस सबको छोड़ दीजिए, लेकिन एक हर आदमी यूनिक है, डिफरेंट है, उस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। अगर वो व्यक्ति खुद उस समय रियलाइज़ नहीं करता, लड़का एक समय के लिए उसे कहता है, नया नया रिश्ते में आया है, क्योंकि उससे कुछ बदले में चाहिए, मतलब कमिटमेंट चाहिए, उसे शादी करनी है, रोमांस करना है, सिर्फ बात करनी है, जो भी उनका आपस में अरेंजमेंट है। अब धीरे धीरे जब ये रिश्ता पुराना हो जाता है और जिसे हम कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले लिया, भाई अब तो पता ही है कि ये कहीं जाने नहीं वाली, तो ये रिश्ते में है ही, तो वो कहना बंद कर देता है और लड़की को ये महसूस होता है कि अब ये प्यार मुझसे वैसा नहीं करता जैसा ये पहले करता था। तो सबसे पहले इसका इलाज भी बता देते हैं। अब अगर आप सेल्फ लव सीखते हैं, सेल्फ लव क्या है? लोग कहते हैं सेल्फ लव के नाम पे स्किन केयर रूटीन, ये सब चीज़ें नहीं है। सेल्फ लव के नाम पे सबसे पहले मेंटली इमोशनली अपनी केयर करना, कि मेरी वर्थ तुम पे डिपेंड नहीं करती, मैं अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जो भी हूँ ये मुझे पता है,
तुम मेरे जीवन में आए हो तो हमारी लाइफ जो मिलके अच्छी हो रही है वो अच्छी बात है। लाइक हम डिसाइड करते हैं कि हम इकट्ठे मिलके ये जीवन आगे बिताना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम चले जाते हो तो मैं टूट नहीं जाती, मैं सुसाइड करने नहीं भागती कि अब तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम एक हिस्सा हो लेकिन तुम मेरी पूरी लाइफ नहीं हो जी। लेकिन हमारे इंडियन मिडिल क्लास सिस्टम में हम कैसे बड़े होते हैं, पति परमेश्वर है, बॉयफ्रेंड को भी परमेश्वर ही बना लेते हैं। उसके बाद अगर ये चला गया तो मेरा जीवन खत्म है, क्योंकि मेरा जीवन केवल इसके साथ ही है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सब एक गलत अप्रोच, गलत मेंटालिटी के साथ लेके बड़े होते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ऐसा करे, फिर हम उसे ब्लेम करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहा। जी, यानी कि हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा। नहीं, पहले तो हम अपने आप को अगर अप्रिशिएट करते हैं और हम डिपेंड नहीं करते कि मेरा खुश रहना, अच्छा रहना दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो रिश्ता है उसे बनाए और रिश्ते में हमें उसको बताना है कि हम कैसे वो हमें ट्रीट करे। अगर वो हमसे बदतमीजी से बात करता है, जैसे बहुत बहनों ने उन रील्स के नीचे लिखा हमें कि बदतमीजी से ट्रीट करता है, सोशली तो ठीक करता है, कुछ लोगों को सोशली भी वो गाली गलौज करता है, या फिर घर आने के बाद वो बदतमीजी करता है। आपको उसे बताना है कि ये बाउंड्री है, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे वो फिजिकल वायलेशन है बाउंड्री की, चाहे वो इमोशनल है, चाहे हाथ उठाता है या गाली देता है, दोनों वेज में, या केयर नहीं करता, इग्नोर करता है, ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना भी एक तरह का टॉर्चर है। तो अगर ये सब चीज़ें वो करता है तो लेडी को अपने लिए आवाज़ उठानी है कि ये सही नहीं है रिश्ते में। और अगर बदले में आप चाहते हैं कि वो लेडी से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके लिए सब कुछ करे, तो ये बराबर है, दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक। मैम, बहुत सारे रिश्तों में ये समस्या है कि बात ही नहीं की जाती। क्यों नहीं बात की जाती? कि जब बात होनी शुरू होती है तो जल्दी ही वो झगड़े में, बहस में, तू मैं में और आरोपों में बदल जाती है। और फिर बंदे को लगता है कि इससे तो बात करना ही बेकार है, अपने दिल की बात करोगे कोई ना कोई बवाल मचेगा, इसलिए चुप ही रहो। ये दिल की बात मैं आपको बताती हूँ कहाँ गड़बड़ होती है इस दिल की बात में। सबसे पहले तो क्या होता है, एक लेडी को जब अपने पति से परेशानी होती है, उसके किसी बिहेवियर से परेशानी होती है, तो वो क्या कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे तंग किया, ठीक है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, तुमने मेरी इंसल्ट की। वो ये लैंग्वेज यूज़ करती है। अब ये क्या हो गया, ये सीधा आरोप हो गया, ब्लेम हो गया। अब वो ब्लेम नहीं सुनना चाहता, ठीक है। कई बार उसकी गलती होती है, कई बार वो अनइंटेंशनल होता है, वो आपको तंग या ऐसे परेशान नहीं करना चाहता, बट उसका कोई सर्टन बिहेवियर था जो आपको बात चुभ गई और आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अब इस केस में सॉल्यूशन क्या है, अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। तुमने मुझे तंग किया, तुमने मेरी इंसल्ट की, तुमने मेरी मायके में तुमने मेरे बारे में या पार्टी में मेरे बारे में ऐसा बोल के तुमने मेरे लिए जो भी प्रॉब्लम खड़ी की है ना, तो आपको इस लैंग्वेज को चेंज करके ये कहना है, आपके इन शब्दों से मुझे दुख पहुंचा है, आपके इन शब्दों से मुझे जो है ऐसा फील हुआ कि मेरी इंसल्ट हुई है। तो अगर आगे से आप इन शब्दों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही आप ब्लेम करेंगे वैसे वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अपने को डिफेंड करेगा तो वो काउंटर ब्लेम करेगा, तुम कौन सा कम हो जी, मेरी बहन और माँ के साथ तुम भी तो ऐसे बात करती हो। तो वो फिर वो झगड़ा कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब वो पावर गेम है। हमें देखना ये है कि क्या हमें पावर गेम खेलनी है या कि हमें प्रेम करना है, या हमें हार्मनी के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे से रहना है। ये हमारी चॉइस है जी। मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर टोटली इमोशनलेस सडनली हो गया, पहले तो वो बहुत अच्छा था लेकिन अब पता नहीं इसके इमोशंस कहाँ चले गए। ये सडन कुछ होता है या लॉन्ग टर्म से इंसान के अंदर जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और वो बोलकर या झगड़कर या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे इंसान जो इतना डिटैच्ड हो जाता है कि वो अपने पार्टनर से बात भी नहीं करता। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कई बार पार्टनर को भी लगता है, मान लो मेल को लगता है कि जो फीमेल है ये अपने घर वालों से, अपनी फ्रेंड से या किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो मैं इसे जो भी कह लूँ ये वहाँ से सलाह ले रही है और वहाँ से ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इसमें उस व्यक्ति का हो सकता है कि बिजनेस लॉस, जॉब में स्ट्रेस चल रहा हो, तब
वो अपने आप में इतना डूबा हुआ है अपनी प्रॉब्लम के अंदर कि वो अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या पार्टनर है जिससे ध्यान नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो वो बताना ना चाह रहा हो, उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को स्ट्रेस हो सकता है जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो, और ऑल्सो ये भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। जी, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। मैम बहुत बार ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनमें दोनों को पता चल जाता है कि अब ये रिश्ता जो है वर्क नहीं करेगा, अब हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी एक बंदा उस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देता कि चाहे ये रिश्ता बुरा है, चाहे ये रिश्ता कैसा भी है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं करना। ऐसा क्यों होता है? उसमें भी डिफरेंट रीजंस होते हैं। कई बार ये होता है जो एक व्यक्ति रिश्ते से बंध के रहना चाहता है वो बहुत इनसिक्योर है, उसे बहुत बड़ा डर है, कहीं बचपन का ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पे कि कोई छोड़ के ना चला जाए, तो इस बात का बहुत डर है। चाहे वो खराब भी है, वो उसके साथ एडजस्ट करता रहेगा, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वो, उसे हम फियर ऑफ अबैंडनमेंट कहते हैं, कि कोई लव्ड वन छोड़ के ना चला जाए, उसके लिए चाहे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उसकी कोई भी गलती बर्दाश्त करनी पड़े। ये भी रीज़न हो सकता है, और भी कई रीज़न हो सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर या तो वो सोशल टैबू है कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे घर वाले या कोई हर्ट हो जाएगा, मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता या बता सकती कि अब मेरी ये शादी टूट गई। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिसमें टूटी हुई शादी है लेकिन एक छत के नीचे रह रहे हैं। जी, मैम कहते हैं कि अगर तीसरा आए तो रिश्ता टूट जाता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीसरे आने की जगह ही क्यों दी, अगर रिश्ता ही मजबूत होता तो तीसरा आता ही ना। तो ये तीसरे का कंसेप्ट समझाइए जरा। अब वो तीसरे का कॉन्सेप्ट जो है, वो चाहे लड़का या लड़की की मदर, सिस्टर कोई भी हो, या वो तीसरा कोई और पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी तीसरा हो सकता है इसके अंदर। थर्ड पार्टी तो तभी आएगी जब वहाँ पे स्पेस होगी। आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वॉइड, यानी खालीपन। जहाँ कुछ खाली होगा, एक नेचुरल लॉ है यूनिवर्स का, उसको किसी चीज़ से भरा जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हवा खाली स्थान घेरती है, तो इस तरह से रिलेशनशिप में जहाँ वॉइड होगा, जहाँ खाली होगा, उसको किसी चीज़ से भरा जाएगा। अगर किसी इमोशन की कमी है, यानी केयर की कमी है, रोमांस की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, एक आदमी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा व्यक्ति वो उसे दे नहीं रहा है, वो कहता है इसके बगैर तो मेरा सर्वाइवल ही नहीं है। मतलब मुझे कोई चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, कोई बताने के लिए कि तुम कितने प्यारे हो, या कोई प्यार लेने के लिए चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उस पार्टनर के साथ उसकी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो उसमें वो अपनी, क्योंकि उसकी नीड बहुत बड़ी है उस रिश्ते से, तो उस नीड को पूरी करने के लिए वो तीसरा व्यक्ति एंटर करेगा। राइट और रॉन्ग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, रीज़न की बात कर रहे हैं। जी मैम, पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे अच्छे हों, क्योंकि अगर शादी होती है ना, शादी के बाद लड़के की कंप्लेंट होती है कि जो मेरी पार्टनर है वो तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बातें करते हैं, अपनी मदर के साथ ज़्यादा बातें करते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम लगती है, इसलिए वो उनके पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो पाता। लड़की को लगता है कि मेरा घर बर्बाद करने में लड़के के पेरेंट्स का हाथ है, और कई बार दोनों का भी नहीं होता, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। बाकी जब शादी होती है, हमेशा हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि ये दो लोगों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का है। फिर वो दोनों शख्स जो है एक दूसरे के परिवार के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? तो एक तो इसमें रीज़न पावर है। अब हमारी इंडियन फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादातर, मैक्सिमम, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, सब पैट्रियार्कल हैं, यानी कि लड़की शादी करके लड़के के घर जाएगी, ठीक है। अब जब वो स्त्री, वो देवी जब अब लड़के के घर गई है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे रीति रिवाज और सब कुछ लड़के के घर के हिसाब से फॉलो होंगे। लेकिन एक लड़की जो 25, 28, 30 साल की है, आजकल लेट शादियां होती हैं, तो अब वो अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई है, उसने खान पान के तरीके, रीति रिवाज सब वहाँ देखे हैं। तो ये सही है कि अब जब आप पैट्रियार्कल में रह रहे हो तो आप उनके फॉलो करोगे, लेकिन पीछे जो रिश्ते हैं, जो बंधन है, जो प्यार है, उनको आप छोड़ के नहीं जाते हो। आप नए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप नए रिश्ते बनाते हो, पुराने तोड़कर आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल सही। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो वो माँ बाप से जो बात कर रही है, अपने भाई बहन से रिश्ते रख रही है, वो रखेगी और उसे रखने भी चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में कि माँ जो है वो घर तोड़ रही है। कई
बहुत केसेस में हम देखते हैं माँ गाइड कर रही होती है, मदर्स आती हैं अपने बच्चों को लेके कि मैम आप समझाओ, हम भी समझा रहे हैं कि कैसे एडजस्ट करना है। तो मदर्स हमेशा ऐसा नहीं होता कि घर तोड़ रही हैं। मैं अभी लड़की की माँ की बात कर रही हूँ, लड़के की माँ की भी जहाँ तक बात ले लें, अधिकतर केसेस में वो भी चाहती हैं कि हमारे लड़के का घर बसे, वंश चले, सब सही से हो। गड़बड़ कई बार क्या होती है, रीति रिवाजों के नाम पे झगड़े होते हैं ज़्यादातर टाइम, कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। फिर वो रीति रिवाज के नाम से वो वॉर ऑफ ईगो और पावर स्ट्रगल के उसमें जब आ जाती है बात, तो फिर तो ये होती है हमारी ही चलेगी, तुम्हारी नहीं चल सकती। और फिर लड़कियाँ पढ़ी लिखी सक्षम है आजकल, वो झुक के रहती नहीं है, वो भी कहती हैं कि इस तरह तो हम नहीं सुनेंगे, अगर आप अपनी चलाओगे तो हम तो अपनी चलाएंगे। तो वहाँ पर होते हैं झगड़े जी। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़के की माँ बर्दाश्त नहीं करती कि किसी और ने उसकी जगह ले ली, यानी कि वो केयर, वो जो भी उसको आदत थी अपने बेटे को बच्चा बना के रखा हुआ था कि उसको कपड़े निकाल के देने, नहाने से पहले उसका ब्रेकफास्ट देखना है, उसके पूरे दिन का हालचाल पूछना है, समय बिताना है, तो वो इनसिक्योर हो जाती है। वो मदर्स की प्रॉब्लम भी होती है, कई बार सिंगल मदर्स की भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी कॉमन है कि मदर्स जो हैं ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं और वो उस लड़के को बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं, ग्रोन अप की तरह नहीं। और उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में चला गया। यहाँ तक की बातें हम सुनते हैं, चले गए अब अंदर खाना खा के, कुंडी लगा ली अंदर से। कुंडी क्यों लगाई, इस बात पे झगड़े हैं। बहुत लोग, आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोगों ने ये झेली भी होंगी चीज़ें। दरवाजे को कुंडी खुली रखी है, हस्बैंड वाइफ नई नई शादी हुई है, कुंडी क्यों लगाई, इस बात पे झगड़ा है। अलमारी को लॉक क्यों लगाया हुआ है, इस बात पे झगड़ा है। लड़का क्या खाएगा ये माँ डिसाइड करेगी, अगर वाइफ ने कुछ नया बना के दे दिया तो इस बात पे झगड़ा है। इस बात पे सच में झगड़े होते हैं। जो हमारी आजकल मॉडर्न लड़कियां, उन लोगों को कई बार नहीं समझ में आता। हमारे लाइफ के जो, हमारे एज के जो लेडीज हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उन्होंने ये सब चीज़ें झेली होंगी। ये इतना कॉमन है। लेकिन आज भी लोगों के फ़ोन आए तो हमने सुना है कि अभी भी जो 30 साल की 35 साल की लड़की है वो भी इस प्रॉब्लम में से गुजर रही है। जी कि तुम अपने हस्बैंड के साथ अंदर चलेंगी, दरवाज़ा खुला रखो, दरवाज़ा बंद नहीं रखना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग नहीं बनेगी, शादी कैसे चलेगी, डिवोर्स तक पहुंच रही है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब इस घर में प्राइवेसी नहीं है तो हमें घर ही दूसरा चाहिए। आप अलग रहे, हमें माँ बाप के साथ रहना नहीं है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है, ये रियल टाइम प्रॉब्लम है। मैम, आपके पास रिलेशंस को लेकर किस तरह के केस ज़्यादा आते हैं? इसी तरह के केस आते हैं जो अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, ये सारे इस तरह के केसेस आते हैं। कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और मोस्टली ईगो के इश्यूज होते हैं। जी। अभी कल मुझे कोई बता रहा था कि कोर्ट केस में उनका डिवोर्स केस चल रहा है, तो कैसी कैसी बातें हैं कि लेडी ने कहा हस्बैंड को कि मॉस्किटो रेपेलेंट लेके आना, वो लेके नहीं आया। ऐसी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें आपस में, वो केस कोर्ट तक पहुंच गया है। अब वो केस कोर्ट पर जाने से पहले अगर वो हमारे पास हीलिंग के लिए या रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आता है तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैटर इतने छोटे छोटे हैं कि या तो लोग चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, या फिर वो थेरेपी के नाम पे, मैं कुछ रील्स देख रही थी, वो कह रहे हैं कि थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। थेरेपिस्ट तो वही काम करता है जैसे आप किसी को चुगली सुना रहे हो, वो तो कॉपी लेके बैठ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, 5 सेशंस आपको बेटर फील करेगा क्योंकि आपने अपने दिल की बातें कह दी। थेरेपी चुगली सुनाने जैसा नहीं है। आपके डीप इश्यूज, जैसे ये मैंने मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं लेके आए और ये सब प्रॉब्लम्स को लेके वो पहुंच गया कोर्ट में, तो वहां पे वो लड़की को शायद लगता है वो अनहर्ड है, उसकी बात सुनी नहीं जाती। और लड़के को शायद लग रहा होता है कि शायद मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कोई काम करने के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जब हम उसके डीप इश्यूज हील करते हैं तो वो अंदर से हीलिंग होती है। थेरेपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वहाँ गए, आपने सिर्फ अपने आप को कहते हैं अनलोड कर दिया, आपने बातें सुना दी। थेरेपी वो नहीं है, वो तो आइस ब्रेकिंग सेशन है कि आप पता चला कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या हैं। उसके बाद डीप थेरेपी होती है, सबकॉन्शियस में जाके आपके इनर चाइल्ड के क्या इश्यूज़ हैं, बचपन के क्या इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाता है, हील किया जाता है। जी मैम, कहते हैं कि माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी होता है किसी रिश्ते को बचा कर रखने में। लेकिन कितनी बार जो है माफ़ किया जाए? हाँ, माफ़ी मांग लेना और
माफ कर देना। हाँ जी। बहुत खूबसूरत बात है, हमारी बहुत सारी हीलिंग इसके आसपास टिकी हुई है। लेकिन जो बात लोग नहीं समझते वो ये है, माफ कर दिया आपने किसी व्यक्ति को, पर अगर वही गलती वो बार बार करता है, फिर माफ करने का कोई फायदा नहीं। फिर तो उसने ये देख लिया कि आप कमजोर हैं और आप को मैटर नहीं करता अगर वो गलती बार बार करता है। तो एक ही गलती के लिए किसी को बार बार अगर आप माफ कर रहे हो तो आप माफ नहीं कर रहे, फिर आप बेवकूफ बन रहे हो और आप उसको अलाउ कर रहे हो कि मैं तो भूल के फिर से आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, तो एक ही गलती अगर वो बार बार रिपीट करता है तो उसको इंडिकेट करना है कि एक बार माफ कर दिया। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि इट इज ओके विद मी, अब आओ आप दोबारा सेम गलती करो। ठीक है, तो आपने माफ कर दिया और माफी मांग ली, उसका भी सेम प्रिंसिपल है। आपसे गलती हुई है, आप माफी मांग दीजिए और सामने वाला आपको माफ कर दे, रिश्ता रिपेयर्ड है। लेकिन फिर इस माफी का मतलब ये है कि ये बात आप रिपीट नहीं करेंगे जी। चाहे वो आप हैं चाहे वो सामने वाला व्यक्ति है। अब उसने कोई अलग गलती कर दी तो चलो ठीक है, ह्यूमन है, गलतियां हो जाती हैं जी। लेकिन गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैम, आपने अपने पेरेंट्स की जनरेशन भी देखी, बिल्कुल। आपने अपने भी सही। सारे रिलेशंस को देखा और आज की जनरेशन को भी आप देख रहे हैं, क्या फर्क महसूस करती हैं? ओके, 3 जनरेशन्स में काफ़ी फ़र्क है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ये होता था कुछ भी अच्छा बुरा हो जाए, मतलब जो रिपेयर वाला पार्ट है ना उनका बहुत ही ज़्यादा था। कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया, उसी समय भूल के वो बात ख़त्म हो जाती थी। बहुत कम मनमुटाव था। कुछ बहुत बड़ी बात हो जाए तो रिश्ता तोड़ा जाता था, अदरवाइज रिश्ते नहीं तोड़े जाते थे। कोई गरीब है कोई अमीर है, शादी ब्याह में इसमें सब इकट्ठे मिलके चलते थे। ये नहीं देखा जाता था कि ये व्यक्ति बड़ी कार में नहीं आया है या इसका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है लो, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी। कोई आया है तो उसकी बराबर आप भगत, खाना पीना जो भी सब कुछ होता था बहुत ही मिलजुल के होता था। एक हंसी खेलना मिलना जुलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बजाय इसके कि दिखावा हो। जी। ठीक है, हमारी जनरेशन में थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन ज़्यादा आई। हमारी जनरेशन में थोड़ा ये हो गया कि स्टाइल, ब्रांड्स और ये सब चीज़ें, इसका लेवल उसका लेवल, एक टाइम है जो आया तो हमने वो वाला ट्रांजिशन भी देखा है। तो हमारी जनरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है बिकॉज हमने अपने पेरेंट्स को किसी और तरह देखा है, फिर बीच में ये अलग फेज़ आया। ठीक है, लेकिन इसके बीच में इसीलिए हमारी जनरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है बनस्पत की, हमारी जो बच्चों वाली जनरेशन है, क्योंकि उसमें हमने दोनों चीज़ें देखी हैं और उसके दोनों के बीच में खिंचाव है बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो इसमें लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ रिश्ते रखने की कोशिश की जाती है। और जो हमसे अगली जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 2 टाइप की है। एक तो वो है जिन्होंने देखा है कि रिश्ते रखने में अच्छी बात है कि रिश्ते संभालने हैं और रिश्ते रखने हैं, लेकिन उसमें एक केयर फ्री पार्ट है जो यंगस्टर्स का है, जिसे लगता है हमें किसी की परवाह नहीं है, वी डोंट केयर। पहले होता था बच्चा भी पैदा होगा तो नानी दादी या फैमिली देखेगी, अब है हम आपस में खुश है, जापा आ जाएगी, कोई और आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, अफोर्डेबिलिटी है, जॉब्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो अगली वाली जनरेशन है वो भी 2 तरह की है। एक तो एक्चुअली बहुत केयर करती है रिश्तों की। जी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अगली जनरेशन, मैंने सच में वो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। सारे रिश्ते, गांव में दादी नानी पड़ोसी सब रिश्ते मायने रखते हैं। लेकिन उसमें ये भी जनरेशन है जिसके लिए कि हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही रह रहे हैं, ट्रांजैक्शनली है कि तुम कितने पैसे कमा के लाते हो, क्या है, आपस में भी वो रिश्ते उनके मीठे नहीं हैं, बहुत ड्राई हो गए हैं। जी। तो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं ज़्यादातर, और सोसाइटी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर हम गलत उसमें फंस गए, दिखावा, ब्रांडिंग, शो ऑफ, हम बेटर हैं तो जो कमज़ोर है हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये कौन से एरिया में रहता है। मैम, कंपैरिजन कितना हानिकारक है रिलेशंस के लिए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ कपल्स अपनी फोटोग्राफ से डालते हैं, घूमने जाते हैं, ये वो, और कुछ कपल्स शिकायत करते हैं कि देखो फलाने का बंदा तो इसको ये लेकर दिया, ये यहाँ लेकर गया, वो कितना प्यार करता है, हमारे बीच में वो बातें नहीं है। जो हम कंपैरिजन करते हैं अपने रिलेशंस का दूसरों के साथ, वो कितना को हानिकारक हो जाता है? वो 100% हानिकारक ही है, उसमें परसेंटेज तो है ही नहीं हानि की, हानिकारक ही है। क्योंकि दूसरे का क्या सिस्टम है, उसका बजट क्या है, अब उसको हम अपने साथ कंपेयर करेंगे तो
हम ये नहीं सोच सकते ना कि उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या ऐसा हैंडबैग उठाया है, कहाँ कहाँ वेकेशन में जाता है। अब आपके हस्बैंड की जो सैलरी है या आपकी जो सैलरी है, फैमिली का जो बजट है, आप उसी के हिसाब से अपने बच्चों को, अपनी वेकेशन, अपना हंसी खेल, क्योंकि अब फिर से बात वही आ गई कि अब वो दिखावा कि आप कौन से कंट्री में वेकेशन के लिए, कौन से होटल में गए, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये सब दिखावा हो गया। लेकिन अब खुशी जो है इन दिखावे की चीज़ों से नापी जा रही है। लेकिन खुशी जो है, आप कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, आप कितनी आपस में गेम खेलते हैं, पिकनिक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मुझे याद है, हम छोटे बच्चे थे, प्रैम लेके, एक बच्चे को प्रैम में, एक को हाथ में, साथ में खाने का सामान लेके वो पिकनिक करके, वही हमारा दिन होता था, उसी में हम बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन आज के दिन जब तक बाहर जाके आप ऐसी ऐसी जगहों की वेकेशंस की पिक्चर्स ना डालो तो लोगों को लगता है कि इनकी जिंदगी ही नहीं है, ये खुश नहीं है। तो खुशी का जो मायना है, वो जो सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो, वो खुशी दिखा रहे हो, खुश हो या नहीं हो ये उनको ही पता है। लेकिन खुशी जो आपस में हम इकट्ठे खाना खाते, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, एक दूसरे का दिन कैसा गया, जो हम समय बताते हैं, वो एक्चुअली खुशी है। मैम, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे रिश्ते को तो नजर लग गई। नजर लगती है? रिश्ते को कोई नज़र वज़र नहीं लगती है। देखो, अल्टीमेटली अगर ये तो ब्लेम शिफ्ट करने की बात है कि आप हंस खेल रहे थे, हाँ, तो वो दिखावे का आप ना करिए। दिखावे के रिश्ते को तो नज़र लग सकती है, लेकिन जो अंदर से बॉन्डिंग है उसको कोई नज़र नहीं लगती। वो आप आपस में एक दूसरे के साथ अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है और एक दूसरे पे विश्वास है, तो कोई नज़र वज़र नहीं लगती। जी मैम, जाते जाते टिप्स दे दीजिए रिलेशंस को लेकर, कैसे हम खूबसूरत रिश्तों में रहें। सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है कम्युनिकेशन। कुछ भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे से, तो सबसे पहले क्लैरिटी कर ले। उस क्लैरिटी में जो छोटी सी लड़ाई होगी उससे ना डरें, क्योंकि वो छोटी सी लड़ाई अवॉइड अगर आप करोगे तो बाद में बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा। तो छोटा सा जो आपस में आर्ग्यूमेंट है, जहाँ उसमें आपकी गलती है जो आपने पहले नहीं देखी थी, आपकी है तो आप मान ले, दूसरे की है तो वो मान लेता है तो ठीक है, समझ लें। ज़रूरी नहीं कि उसे फोर्स करना है कि अब तुम नीचे हो और माफ़ी मांगो, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अगर उसने मान लिया है, रिपीट नहीं करता है, ठीक है, लेट गो। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिपेयर, अगर कुछ टूट गया है, धागे कच्चे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, धागे को फिर से गांठ लगाई गई है कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। जी, तो इसलिए आप कंपेयर ना करें दूसरे से। एक पंजाबी में भी एक कहावत है ना, दूसरे की पक्की देख के अपनी कच्ची गिरानी नहीं चाहिए। तो दूसरे को देख के आप अपने घर में झगड़ा ना करें कि दूसरा क्या बेटर कर रहा है। अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने रिश्ते बनाएं और दूसरों से कंपेयर ना करें। कम्युनिकेशन अच्छा रखें। कुछ भी गड़बड़ हो गई है तो पहले रिपेयर करें, तोड़ने का ऑप्शन तो हमेशा रहेगा। इस तरह से रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं। और कभी कभी रिश्तों को रोमांचकारी बनाने के लिए जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, सरप्राइजेज, गिफ्ट्स, या सरप्राइजेज वही हमेशा वो नहीं कि जो हम खरीद के लाके देते हैं, कुछ भी छोटे छोटे सरप्राइजेज आप प्लान कर सकते हैं, तो ये रिश्तों में खुशी बनी रहती है। बिल्कुल मैम, मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आई कि कुछ लोग होते हैं ना, वो किचन में भी इकट्ठे काम करते हैं। हाँ। छुट्टी है, दोनों जो है वो इकट्ठे मिलकर कोई चाय बनाएगा, कोई अच्छा, वो भी एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन ज़्यादातर जगह पर क्या होता है कि लड़कों को ये लगता है कि आजकल की जनरेशन बदल रही है। वैसे हमारे पेरेंट्स भी अभी तक, मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ जो है वो हेल्प कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी लगता है कि ये काम लड़की का ही है, वो किचन में हेल्प नहीं कराते, और ये भी बहुत सारी लड़कियां शिकायत करती हैं। तो ये जो लड़कियां शिकायत करती हैं, अब किसी और के बच्चे को तो हम नहीं संभाल सकते क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको ठीक से पाला नहीं है, लेकिन आप अपने लड़कों को ज़रूर बराबर एजुकेशन दीजिए। अपने बेटे और बेटी को बराबर, जितना बेटी को ड्राइविंग करना, बाहर के सारे काम करना, वो सारी जॉब संभालना, वो सब हम सिखाते हैं। लड़के को भी किचन में सारा कुछ खाना बनाना और मिलजुल के दोनों को काम करना आना चाहिए। आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सर्वेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अगर आप हेल्प नहीं कर सकते और आपको आता ही नहीं है तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो ये आपको आना चाहिए और आपको
कनेक्शन एक दूसरे के साथ होना चाहिए। आपको देखें कि आप बीमार लग रही हो, आप ये लग रही हो, आपको एक कप चाय का बना के दे दूं क्या, आपके लिए मेडिसिन ला दूं क्या, इतना ही पूछ लेना, आपकी कोई जो मैस्कुलिनिटी कम नहीं हो जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल। एक ऐड आती होती थी और उसमें यही वो कहते थे कि हम अक्सर ही लड़कों को सिखाते हैं कि लड़के रोया नहीं करते, ये भी सिखाना चाहिए हमको कि लड़के रुलाया भी नहीं करते। हाँ जी। लड़के रोया नहीं करते, पहले तो मैं इसके बारे में बोलूँगी, लड़के रो भी सकते हैं क्योंकि एक ह्यूमन जो सेंसिटिव, केयरिंग, सॉफ्ट पर्सन है वही रोएगा। रोना इज़ ओके, रोते रहना इज़ नॉट ओके। जी। तो लड़के रो भी सकते हैं लेकिन रुलाना नहीं होता है। अगर आप एज अ प्रोटेक्टर और आप अपने आप को देखते हैं कि आप बड़े हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप आपका एक हैंड अप है, तो आपका तभी एक हैंड अप होगा जब आप दूसरे की केयर करेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे पैम्पर करेंगे। जी मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो Thank you. दोस्तों, अगर आपके मन में भी रिश्तों को लेकर कोई सवाल है, कोई उलझने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल या अपनी उलझन लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मैडम से उन सभी सवालों के जवाब जानने की। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।